नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में महिलाओं को सीएम धामी का तोहफा। रक्षाबंधन पर 2 दिन रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। महिलाओं के आवागमन को सुगम बनाने की पहल। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। विधायक फुरकान का नाम हटाने पर विवाद। शिकायतकर्ता का आरोप से इनकार। कांग्रेस ने पारदर्शी जांच की मांग उठाई। डोईवाला में 600 श्रमिकों को बांटेंगे प्रोत्साहन किट। पोषण, शिक्षण और स्वच्छता किट वितरित। श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। अंकिता हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों को झटका। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज की है। पुल के तार समेत तीनों को हुई है उम्र कैद की सजा। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में मूसलाधार बारिश से गिरा घर। बच्चे समेत 3 शव बरामद। आपदा की चपेट में कई और परिवार। हरिद्वार में मजदूर की मौत पर हंगामा। परिजनों संग भीम आर्मी ने कंपनी गेट पर शव रखकर धरना दिया। लापरवाही का आरोप, मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा राजनीतिक बल मिला है। श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी, उनके पति लखपत भंडारी कांग्रेस के 2 सभासदों समेत कुल 10 सभासद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आरती भंडारी और लखपत भंडारी वैचारिक रूप से पहले से भाजपा से जुड़े हुए हैं और अब उनकी पार्टी में वापसी हुई है। वहीं आरती भंडारी ने कहा कि उनकी विचारधारा हमेशा सनातन और भाजपा के साथ रही है और अब वह मंत्री धन सिंह रावत की टीम के साथ मिलकर 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ये खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही और मेरे हस्बैंड की भी। मेरे पति श्री लखपत सिंह भंडारी हमेशा सनातन की लड़ाई लड़ते हैं और सनातन का जो सच्चा सेवक है वो सिर्फ भाजपा है। और आज हम सब एकजुट होकर 2027 की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की संस्था ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी संस्था हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पर जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया है।
अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का नाम मतदाता सूची से हटाने की सिफारिश का मामला सामने आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल का दावा है कि जिस व्यक्ति के नाम से शिकायत की गई है उसने इससे इनकार करते हुए एफिडेविट दे दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने मांग की है कि नाम हटाने की किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और शिकायतों की निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई हो। लेकर सत्ताधारी दल विभिन्न तरीकों से फरेब करने में जुटा हुआ है। कई बार बेनकाब हो गए, लेकिन बदमाशी की हद ये है कि मानने को तैयार नहीं। अभी आपने परसों ये देखा होगा कि किस प्रकार से शिकायत करने वाले लोगों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर अमरेंद्र मिश्र जी से कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की है। अब आज इसी तरह का एक नया मामला फुरकान जी हरिद्वार से लाए हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से लाए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहां से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि नेट पाया कि आपके वोट काट दिया गया। मानो फुरकान अहमद मेरा नाम, मैं मेरे वालिद साहब 5 बार प्रधान रहे, 3 बार मेरी भाई प्रधान रही। 1996 में मैं उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा रुटकी से, फिर 2007 में लड़ा, 3 बार हमें लगातार विधायक हूँ, और फिर भी मेरे नाम पे आपत्ति लगी कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो ये इससे बड़ी और जुल्म की बात क्या बात होगी, जो मुझ जैसे पर भी अगर आपत्ति लगाएगी यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो भाजपा के कार्यालयों में बैठकर सब साजिश रची जा रही है। मेरे यहाँ का एक फुरकान, मोहम्मद फुरकान, उसके नाम से मेरे पे आपत्ति लगी। अगली खबर डोईवाला से, जहां भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए प्रोत्साहन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में करीब 600 श्रमिकों को पोषण, शिक्षण और स्वच्छता किट वितरित की गई है। श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में विधायक ब्रजभूषण गैरोला, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयोजकों के मुताबिक पहल का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यूके BOCW है, उसके द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान में, एक तो सामग्री वितरण योजना है, दूसरा मेडिकल चेकअप का कार्यक्रम है। तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज उसका शुरुआत की गई है और विगत आने वाले 3-4 माह में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। कितने तरीके क्या क्या है इसमें? एक तो एजुकेशन किट है जो लेबर है उनके बच्चों के लिए है, और एक हाइजीन किट है, और एक न्यूट्रिशन किट है। यानी व्यक्ति के जीवन से संबंध रखने वाली हर एक चीज़, चाहिए एजुकेशन है, चाहिए हेल्थ है, चाहिए न्यूट्रिशन है, उन सभी की व्यवस्था की गई है। और ये प्रयास है कि एक लेबर के जीवन में गुणात्मक सुधार हो और सभी जो पात्र व्यक्ति है उनको इस योजना का लाभ पहुँचे, यही इसका मेन है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे श्रम जो कल्याण कर्मकार बोर्ड है उसके द्वारा आज यहाँ पर केशवपुरी में डोईवाला में हमारे श्रमिक भाई बहनों को आज यहाँ पर किट वितरण का, सामग्री वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आज शुभारम्भ हुआ है। और पूर्व में पहले भी हमारे द्वारा हर वर्ष की भांति हमेशा श्रमिक भाई बहनों को ये योजना का लाभ दिया जाता रहा है। और इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि हमारे केशवपुरी के 600 से अधिक श्रमिक भाई बहनों को ये एक सामग्री, चाहे उसमें एजुकेशन किट है, पौष्टिक आहार का उसमें सामग्री है, अपना उसमें हाइजीनिक का, स्वच्छता का है, ये सारी श्रमिक भाई बहनों के लिए ये व्यवस्था सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो लाभार्थी हैं, आज इन लाभार्थियों को माननीय हमारे जो यशस्वी विधायक हैं आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, आज उनके द्वारा हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको आज मुख्यमंत्री जो लेबर किट है वो दी गई है। और सभी जितने भी हमारे लेबर श्रमिक भाई हैं वो बहुत खुश हैं और सब अपना जो हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी का कि आज केशवपुरी से शुरुआत हो गई है। यहाँ पे 600-700 लेबर हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी और हमारे श्रम विभाग का
जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ। हल्द्वानी नगर निगम कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है और नगर निगम का दायरा बढ़ने के साथ ही विभागों और कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते नैनीताल रोड स्थित मौजूदा नगर निगम भवन में जगह कम पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने भवन विस्तार का फैसला लिया है। सभागार के साथ अकाउंट डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लिए अलग अलग भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सुभाष नगर में भी नगर निगम का एक नया कार्यालय खोला जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम का लगातार विस्तार हो रहा है। नए क्षेत्र नगर निगम में शामिल होने के साथ ही काम का दायरा बढ़ा है। इसके चलते मौजूदा नगर निगम भवन में अलग अलग विभागों के संचालन के लिए जगह की कमी महसूस की जा रही है। तो जगह की कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए अब इसका विस्तार होगा। क्योंकि नगर निगम यहाँ स्थापित हुआ है और पूर्व में ये जो वो भवन है नगर पालिका के हिसाब से प्लान किया गया था और इस बिल्डिंग में अभी बैठने की जगह कम पड़ रही है और रिकॉर्ड की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो गया है और कमरे काफ़ी इंगेज हो गए। इसी कारण से जो बोर्ड बैठक लास्ट हुई थी उन्होंने पारित, उसमें बोर्ड बैठक में पारित भी किया गया था कि जो मुख्य भवन है उसके पश्चिम भाग में जो भूखंड खाली है उसमें भवन निर्माण किया जाएगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक DPR तैयार की जा रही है और नक्शा पारित करने के लिए प्राधिकरण के ऑफिस में शीघ्र प्रेषित किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों अभियुक्त पुलकित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान तीनों की ओर से बचाव में कई तर्क रखे गए जिन्हें अदालत ने स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट द्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई लंबित है। अंकिता ऋषिकेश के पास स्थित वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और सितंबर 2022 में लापता होने के बाद उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। ऑडियो वीडियो जब रिलीज हुए हैं, उनके नाम सामने आ गए हैं, तो आप उन पे क्यों नहीं इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको इस घेरे में ले रहे हैं कि वो VIP, हम तो क्या, सारी जनता, उनके माता पिता सभी लोग कहते हैं कि जो BJP के मुख्य चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं, तो आप उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं करें? क्यों राजनीतिक संरक्षण उनको दिया जा रहा है? हाँ, आज अपील बेल पर सुनवाई थी और तीनों अभियुक्तों की जो बेल थी उस पर सुनवाई पिछले 2-3 दिनों से लगातार जारी थी और आज ये फाइनली कंक्लूड हुई और तीनों जो अभियुक्त हैं उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की है, खारिज की है। और जहाँ तक दलीलों का सवाल है तो उनकी तरफ से भी दलीलें रखी गई टेलीफोनिक जो सेल ID के बेसिस पर, और जो बहुत टेक्निकल प्लीज थी, लेकिन हमने ये कहा कि हर वो एविडेंस, हर वो साक्ष्य जिस पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है, सरकार ने रिलाई किया, उसको साबित किया है। और ख़ासकर 18 सितंबर की जो घटना है उसको, जो उसमें उसके आई विटनेसेस हैं और जो बहुत पुख्ता इसमें साक्ष्य है, आई विटनेस एविडेंसेस है, उसको पूरी तरह से प्रूव किया है, जो ये प्रूव करती हैं। पौड़ी गढ़वाल से अगली खबर है, जहां अतिवृष्टि के बाद सतपुली तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी रहा। महर गांव में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त 2 मंजिला भवन में दबे 3 लोगों की तलाश में प्रशासन, SDRF, पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त अभियान चलाया। रेस्क्यू के दौरान एक बच्चे समेत तीनों के शव बरामद कर लिए गए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया करीब 3 किलोमीटर पैदल दुर्गम रास्ता तय कर मौके पर पहुंची और बचाव अभियान की निगरानी की। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और क्षतिग्रस्त भवन के लिए 2-2 लाख रुपए की राहत राशि समेत कुल 14 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई है। वहीं विद्युत, पेयजल और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें आवश्यक सेवाओं की बहाली में जुटी हुई हैं।
में कल एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ आपदा के कारण हुई। मेहर गांव जो द्वारीखाल ब्लॉक में है वहाँ पे, और बहुत ही दुर्गम गांव है, और वहाँ हम सब लोग भी, हमारी टीम, हमारी चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम, SDRF, पुलिस, राजस्व की पूरी टीम, सभी लोग वहाँ पे तत्काल मौके पर भी पहुँचे, और वहाँ के लोकल ग्रामीणों की मदद से वहाँ जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया गया। और उसमें कल देर रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तीनों बॉडीज़ रिकवर कर ली गई थी। और तत्पश्चात हम लोगों ने जो वहाँ पे उनके परिवारजन थे उनसे मुलाकात भी उस समय करी, और उसके बाद उनको राहत राशि भी लगभग 14 लाख रुपए उनको दिए गए, जो भी अलग अलग चीज़ों के मिलाकर। और उसके बाद परिवारजनों से भी हम लोगों ने बात करी और उनको ये आश्वस्त किया है कि कोई भी उनकी अगर आवश्यकता है तो उसमें ज़िला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और आगे के लिए भी हम लोगों ने रात में के लिए भी अपनी रेवेन्यू टीम को वहीं कैंप करने के लिए भी निर्देशित किया था, और जो आगे की जो उनके एनिमल्स कुछ घायल हो गए थे उनकी भी उपचार, सुरक्षा, सभी कार्य लगातार वहाँ पे किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपदा के लिए DMM के हमें निर्देश थे कि पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और शासन के निर्देशानुसार सितंबर तक का राशन वहाँ मेहर गांव में भी हमारे द्वारा वितरित किया गया जा चुका है। तो राशन की SH कोई स्थिति नहीं थी, और इसके अलावा भी DM सर मैम के निर्देश के अनुसार 180 फूड पैकेट डिफरेंट तहसीलों पे रखे गए हैं। तो वहाँ फूड पैकेट गए थे, तो फूड पैकेट की और राशन की इस तरह की कोई इशू नहीं है। ग्राम प्रधान जी के द्वारा जनहानि की सूचना हमें प्राप्त हुई कि इस प्रकार से एक मकान के ऊपर जो है मिट्टी का टीला आ चुका है। ये सूचना जो है सर्वप्रथम हमने माननीय प्रमुख जी को दी। माननीय प्रमुख जी के द्वारा विकासखंड स्तर के, जिला स्तर के सारे जो हमारे महकमे हैं सबको अलर्ट किया गया। तत्काल जो है हमारी SDRF, पुलिस बल, हमारी पशु चिकित्सा अधिकारी, हमारे खाद्य विभाग, हमारे जितने भी हमारी मूलभूत चीज़ें थी, सब अमला हमारा पूरा गांव में पहुंचा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सड़क सुदृढ़ ना होने के कारण वहाँ पे पहुँचने में हमारी रेस्क्यू टीम को थोड़ा समय लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रमुख जी को, माननीय हमारी मैडम SDM मैडम को, जिन्होंने जो है सुबह SDM मैडम ने तो सुबह से लेके और लास्ट तक जो है रात 9:30 बजे तक वहाँ पे ड्यूटी रही। तो फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर लक्सर से, जहां पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कुआंखेड़ा गांव के पास नदी का पानी कृषि और रिहायशी क्षेत्रों की ओर फैलने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी की चपेट में आने से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद होने की लगी हैं। ग्रामीणों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तेज करने, फसलों के नुकसान का सर्वे कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। चांदो जी देख लो आप, यहाँ पे कैमरामैन दिखा दो आप, यहाँ पे जितनी भी खेती थी जहाँ पे भी अभी नदी बह रही है, यहाँ से लोगों का गन्ना खड़ा था, फसल खड़ी थी, तमाम किस्म की फसल होती थी। यहाँ से लोगों की जमीन थी, यहाँ लोग फसल की बातें कर रहे, यहाँ जमीन भी देखो, लोगों की जमीन चली गई। लोग अब क्या खाएंगे, क्या बोएंगे, किस चीज़ में बोएंगे? अब प्रशासन क्या उनकी मदद करेगा? अब उन्हें ये देखना चाहिए कि अब जब किसानों की अब फसल तो छोड़ो, अब उनकी जमीन ही जा रही, तो उन्हें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब मुआवजे की बात याद देखो, मुआवजा अब तक ना तो कोई अधिकारी आया यहाँ पे, ना कोई अभी बड़ा नेता आया। सिर्फ एक प्रणव सिंह जी तो आए थे यहाँ से, बाकी और कोई नेता नहीं अब तक यहाँ पे आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2000 बीघे जो हमारी खेती नष्ट हुई होगी है, समझ लो। अभी आगे आपको और दिखाऊंगा तो पूरा का पूरा हजारों बीघा में तो जल ही जल पड़ा है फिलहाल भी भरा, वो निकल ही ना कहीं को, ना हमें निकलवाने की प्रशासन ने कहीं आज तक कोई कोशिश करी। पता नहीं कितने विधायक आकर जाए, कितने वो जाए, कोई यहाँ से करने को तैयार नहीं है। हमारा तो नाला है, जो नाला रुका पड़ा है, जो रुक जाए तो ये पानी निकल जाए, 1000 बीघे तो बच जाए कम से कम। रही बात नदी की, नदी तो खनन माफियाओं ने तैसी कर दी, अब सारी मिट्टी उठाया कर उसका रुख जो धार गाँव की तरफ को कर दिया। अब गाँव की तरफ फिर जब गाँव को तोड़ेगी सीधा और गाँव में असर पड़ेगा। कितनी आबादी है गाँव की? अगली खबर नैनीताल से, जहां बारिश के बाद नैनीताल की सड़कों की हालत खराब हो गई है। जिला मुख्यालय और हाईकोर्ट को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण नैनीताल हल्द्वानी मार्ग जगह जगह इस मार्ग पर बड़े गड्ढे बने हैं। आरोप है कि इन गड्ढों को सड़क की मरम्मत के बजाय मिट्टी और झाड़ियों
से भरा जा रहा है। इसी मार्ग से न्यायिक अधिकारियों, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही होती है। सड़कों की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने और कुछ मार्गों के बंद होने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी के मुताबिक मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। कई बार ये हमारा नेशनल नैनीताल NH हाईवे है जो नैनीताल के जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है, माननीय उच्च न्यायालय को भी जोड़ता है। सारे जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े कुमाऊं कमिश्नर के तमाम बड़े ऑफिस यहाँ पर है। निश्चित रूप से इस रोड की जो व्यवस्था है, मीडिया के माध्यम से भी दिखा होगा, तमाम हम लोग भी यहाँ से आना जाना हमारा लगातार रहता है। जिस तरह से इस रोड में गड्ढे हैं, उसके बावजूद इस रोड की सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। इन सब के बावजूद जब परसों सोशल मीडिया में 2-4 दिन पहले भी प्रसारित किया गया था, उसके बावजूद हमने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि इन गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है। NH के गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है। ये हम सब के लिए और पूरे क्षेत्र के या पूरे मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े नेशनल हाईवे को आज मिट्टी के द्वारा भरा जा रहा है। निश्चित रूप से अगर इसको इन गड्ढों को समय से नहीं भरा जाएगा तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वर्षा काल के बाद तो फिर उसमें बड़ी ड्राइव चलेगी ही। तो फिलहाल जो है, जैसे आज भी ये जो जियोलिकेट से ऊपर या रूसी बाईपास से हनुमानगढ़ी तलीताल तक का जो है उसमें गड्ढे देखे गए हैं। काठगोदाम से आगे भुजिया घाट तक भी कहीं कहीं पर पैचेज जैसे दिख रहे थे। नेशनल हाईवे के जो सुप्रीम इंजीनियर हैं उसमें उनको कहा गया है कि वो उसमें फौरी तौर पर जो रेमेडी हो सकती है उसे करें। अगली खबर हरिद्वार से, जहां सिडकुल स्थित मूंगी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी गेट के बाहर शव रखकर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय मांगते हुए दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की मांग की है। मजदूर की मौत के बाद भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। संगठन ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही। पीड़ित परिवार ने मामले में उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। लगातार हमारे समाज के लोगों के साथ शोषण, अत्याचार यहाँ पर लगातार। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।